हेलो एंड वेलकम। और आज से आपकी क्लास 12 का पहला चैप्टर शुरू होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये जो चैप्टर है ये मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको हर एक वीडियो में एक पार्ट मिलेगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए अलग वीडियोस भी आएंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो 10 पार्ट्स में मैंने ये जो चैप्टर है उसको डिवाइड किया है और आज इसका पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड चार्ज का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। सो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो पार्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो उसमें लगभग पूरे में ही इलेक्ट्रिसिटी का ये इस्तेमाल है। लेकिन देखिए बात यह है कि जो चार्ज है ये जब अपनी जगह पे होता है अलग प्रॉपर्टी शो करता है, जब मूव करता है तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब चार्ज अपनी जगह पे रहता है तो उसको हम कहते हैं कि ये अपनी जगह पे एकदम स्टैटिक पोजीशन पे है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें पहला और दूसरा चैप्टर आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर है। चैप्टर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें चार्ज मूव करने लगता है। तो जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज अपनी जगह पे बैठे बैठे करंट नहीं प्रोड्यूस करता है। चार्ज हैज टू मूव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करंट। अब करंट की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। करंट अगर मूव होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होगा। तो ये सब जो है आपके आने वाले बाद के चैप्टर्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो पहला चैप्टर है उसका पहला पार्ट मैं आपके लिए आज शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली अगर कोई पूछे कि मास क्या है, तो मास का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। एक केवल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज। तो चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो ये है चार्ज की सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब ये बहुत सारा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, हम उसको स्किप करते हैं कि बहुत पहले क्या हुआ था ये सब करके। आई एम कमिंग टू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जब भी आप दो चीजों का आपस में रब करते हैं तो उससे क्या होता है, वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। अब ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है बी, आपने इनको आपस में रब किया। रब करने के बाद इनको थोड़ी डिस्टेंस पे अगर आप करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यही जो फिनोमेना है ये ऑब्जर्व किया था बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने ये फिनोमेना कि हम दो बॉडीज को जब रब करते हैं उसके बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये क्यों होता है? तब क्यूरियोसिटी तब भी थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत लेट में तब पता चला इन चीजों का कि एक्चुअल में ये क्या था। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से मान लो कि यहां से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते हैं तो ये बॉडी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज बनती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज बनती है। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसकी कहानी कहां से आई? पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेम दिए थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया। लेकिन बहुत अच्छा होता कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते तो हमारी फिजिक्स और भी सिंपल हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमें बहुत सारा उल्टा लेना पड़ता है। भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो फिर जो करंट है उसकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम इस तरफ देखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एनीवे, अब ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कुछ ऐसा है। उन्होंने नाम दे दिए पॉजिटिव नेगेटिव, वो दूसरा नाम भी दे सकते थे। वो चार्ज ए, चार्ज बी कह सकते थे, वो चार्ज कुछ भी, बट उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दे दिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मैथ से रिलेशन है इसका, बट दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस बेसिकली।
तो चार्जेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव नाम दे दिया। ठीक है, किसने नाम दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाद में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ओके, अब उसके बाद ये है कि आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ठीक है, हमने इन्हें रब किया, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव हुआ, बट वाई इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी में पॉजिटिव और एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने अभी क्या बताया था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसमें होता है नेगेटिव चार्ज। छोड़ेगा कौन? वही छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, वही लूज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड होने का मतलब क्या है कि उनका लो वर्क फंक्शन है, लो वर्क फंक्शन। तो उससे क्या होता है, देखो जब आप बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, एक देयर इज अ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड एनर्जी जनरेट्स। इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, एनर्जी तो दोनों को मिल रही है, लेकिन जिनको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए वो जल्दी रिलीज कर देगा क्योंकि वो कम एनर्जी में ही रिलीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि उनका वर्क फंक्शन कम है और इसलिए वो एनर्जी जल्दी रिलीज कर रहा है, वो बन जाएगा पॉजिटिव। जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो बन जाएगा नेगेटिव। तो आपके सामने मैंने एक लिस्ट बनाई है डिफरेंट मटेरियल्स की। जब आप इनको आपस में रब करते हैं तो जो पहले वाला होगा वो बन जाता है पॉजिटिव और जो बाद में आ रहा है वो बन जाता है नेगेटिव। यानी अगर फर को आप ग्लास से रब करेंगे तो फर बन जाएगा पॉजिटिव और ग्लास बन जाएगा नेगेटिव क्योंकि ग्लास बाद में आ रहा है। लेकिन ग्लास को आप कॉटन के साथ करोगे तब ग्लास पॉजिटिव बन जाएगा और कॉटन नेगेटिव बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ग्लास को अगर आप सिल्क के साथ करेंगे तो ग्लास बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और सिल्क को अगर रबड़ के साथ करेंगे तो सिल्क पॉजिटिव बन जाता है इस केस में। तो आपको ये जो लिस्ट है ये रटनी है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अब चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्विकली वन बाय वन मैं आपको ये बताता हूं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज आपस में उनका नेचर एडिटिव होता है। मींस इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो आप अगर ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस को आपस में प्लस करोगे तो वो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब मान लो कि कोई बॉडी है उसमें +4e चार्ज है, -2e चार्ज है, +8e है, ये सारे -10e है, ठीक है। तो ये जो है इसका टोटल चार्ज क्या है इस सिस्टम का, तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, देखो +4e -2e +8e -10e और ये टोटल 0 हो जाएगा, 12 - 12, तो 0 इसका चार्ज हो गया। इसी तरह से जब आपको टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपली एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम का दूसरा नाम स्केलर सम भी होता है। और जब आप स्केलर सम की बात करते हैं यानी आप उनको साइन के साथ जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। देखो दो तरह के सम होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर का मतलब आप उनको साइन का इस्तेमाल करके जोड़ो, प्लस माइनस करके। वेक्टर सम का मतलब आप डायरेक्शन देखो, साइन मत देखो। तो इसमें हम स्केलर सम देखना है यानी साइन देखना है। तो टोटल चार्ज 0 है इसका। ऐसे अगर मान लो कि यहां से मैं ये हटा दूं, यहां से ये हटा दूं, तो अब टोटल चार्ज क्या होगा, प्लस का हमारे पास 12 है और माइनस का 2e है, तो टोटल हो गया प्लस का 10e चार्ज है। ठीक है, समझ आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सी, चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरी डेफिनेशन ये है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरी डेफिनेशन ये है, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये तीनों इसके डेफिनेशंस हैं। इनका मतलब समझो, चार्ज को आप बना नहीं सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग छोड़ रखा है, उसका टोटल चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब वो चार्ज ना तो बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। तो ये नहीं है कि कुछ चार्ज वहाँ अपने आप पैदा हो गया है, ऐसा नहीं होता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या क्वेश्चन, कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, भाई अभी न्यूट्रल हैं हमने उन्हें रब किया, एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक में नेगेटिव चार्ज आ गया, चार्ज पैदा हो गया है। तो ये जो हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन है कि चार्ज कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं है क्या? हम अपनी थ्योरी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं क्या? तो आप ये कहोगे कि जब भी हम चार्ज को एक रब करते हैं बॉडीज को, तो चार्ज पेयर में क्रिएट होता है। जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हैं, तो अगर इसमें +10e चार्ज है तो इसमें -10e चार्ज होगा, ठीक है। उसका कारण यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गए उतने यहां बढ़ गए, लेकिन उतने यहां कम भी तो हो गए। तो देखो यहां पे आपको एक बात समझनी है, किसी चीज में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्यों होता है? देखिए, आपको पता है कि यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज की रीजन, जो चार्ज का मेन रीजन होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो चार्ज का रीजन है। प्रोटॉन अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो वो बन जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो वो बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। अब बात यह है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट में, सिंपल एटम में या किसी मटेरियल में। अगर वो चार्ज नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स से उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, देखो मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन्स तो अंदर घुसे होते हैं, एटम के सेंटर न्यूक्लियस पे होते हैं, तो प्रोटॉन नहीं निकलते हैं। मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो प्रोटॉन अपने आप ही ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटॉन तो नहीं बढ़ेंगे बट इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है वो चीज अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। ये समझ आ गया ना। अब बात यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है ना। आप ये कहोगे व्हेन वी रब टू बॉडीज, one body gets positively charged and equal amount of negative charge gets transferred to another body, and in this process the total charge of the system remains 0. Positive charge created is equal to negative charge created, so the total charge is 0. It means we did not create any charge and this does not violate the law of conservation of charge. Correct? अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आसान भाषा में ये समझो कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखो, क्वांटाइजेशन केवल चार्ज का नहीं होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन हो सकता है। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी? इट मींस द टोटल अमाउंट is an integral multiple of a basic amount, basic smallest quantity. Means अगर मान लो कि आपकी मम्मी आपको बाजार भेजती है और बोलती है कि मिल्क लेके आओ 750 ml, और मान लो मार्केट में केवल हाफ लीटर के मिल्क के पैकेट मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मम्मी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मिल्क है वो एक पैकेट 500 ml का है। तो जो एक क्वांटम हो गया, क्या हो गया? वो है 500
ml, और जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल उसका वॉल्यूम होगा जो मैं मार्केट से लेके आऊंगा, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो हमारा बेसिक स्मॉलेस्ट अमाउंट है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जो भी आपको मंगाना हो 500 के मल्टीपल में मंगाओ, चाहे 500 ml, 1000 ml, 1500 ml। ये क्या है? दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सेम अप्लाई होता है चार्ज में। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये है क्वांटाइजेशन। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एलिमेंट्री चार्ज। ये जो एलिमेंट्री चार्ज है एक्चुअल में ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये है, ये कूलम भी है, आई बeg पार्डन, इट इज कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा। ये क्या है? ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव लग जाता है, और प्रोटॉन में नेगेटिव नहीं लगता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली आपको भी पता है कि जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही तो होगा। भाई या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसी के मल्टीपल में होगा। सीधी सी बात है। तो अब आपको कोई ये नहीं बोल सकता ना कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। भाई अगर आपको कोई बोले कि इसका चार्ज जो है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम है, तो आप बोलोगे ये गलत है। क्यों गलत है? कि जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम Q/E करके निकालेंगे, यानी इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है ही नहीं ना। आप समझ रहे हो? तो आप ये कहोगे सिंस 1.5 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? दैट टोटल चार्ज of a system is an integral multiple of its elementary charge, and elementary charge is this. Clear? बस इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वी कैन नॉट ड्रॉ अ कंटिन्यूअस कर्व इन क्वांटाइजेशन, या फिर ग्राफ ऑफ क्वांटाइजेशन इज नॉट अ कंटिन्यूअस कर्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और ये क्या है मैं समझाता हूं क्विकली। भाई आप यहां पे देखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये उनका चार्ज ओरिजिन। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, -3.2 इंटू 10⁻⁻19, -4.8 इंटू 10⁻⁻19, -6.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मैं प्रोटॉन भी ले सकता था तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, इट डजंट मैटर। अब आप खुद देखो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया है। ठीक है भाई, कैसे? आपको बताया ना कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, माइनस लगा के। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 के लिए 2 का, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 का, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? बात यह है कि हम इसमें लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? चलो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले कर दी लाइन ड्रॉ। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करता हूं, ये है। बट लाइन ड्रॉ करना मेरा गलत है। वाई आई शुड नॉट ड्रॉ अ लाइन हियर? बिकॉज जो लाइन होती है, जो कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व, वो हर एक पॉइंट पे ट्रू होता है। हर एक पॉइंट पे ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि यहां पे, चलो चेक करते हैं, तो यहां पे ये सीन बन रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन है। भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन होता है? बताओ, नहीं होता है ना। तो ये लाइन ड्रॉ करना ही गलत है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट ड्रॉ अ कंटिन्यूअस कर्व फॉर क्वांटाइजेशन। क्वेश्चन समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, बेसिकली मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, वापस मैं ये लगा रहा हूं। दूसरा ये है कि वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन एट मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है?
क्वांटाइजेशन है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, यानी बड़े स्तर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, करोड़ों में 10 की पावर 10 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। मींस हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इनका चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, है ना। कैसे भाई, टोटल चार्ज के लिए Ne करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अब माइनस क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उसमें माइनस चार्ज होता है। यहां पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, बिकॉज ये लाइन हर एक जगह पे ट्रू है। अगर मैं इस बात यहां पे देखूं तो यहां पे ट्रू है। कैसे ट्रू है भाई, यहां पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है क्या, बिल्कुल पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये हुआ कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड। ये कम से कम पिछले अगर मैं 20 सालों की बात करूं तो कम से कम 5 या 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक और फाइनल क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पे केवल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, Q = Ne। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि 180 ml वाटर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज क्या है। 180 ml वाटर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज क्या है, ये क्वेश्चन समझ आया। 180 ml वाटर है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका चार्ज बताना है। क्या होगा देखो, चार्ज बताने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना। तो पहला काम क्या है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूं। तो हमारे पास है 180 ml वाटर और हमें टोटल चार्ज बताना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइटिंग सही नहीं आ रही है। बेटर, चलिए। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज वन मॉलिक्यूल H2O की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वन मॉलिक्यूल H2O में। भाई H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे H में 1 इलेक्ट्रॉन और O में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वन मॉलिक्यूल H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो निकालो। तो आप जानते हैं कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 6.022 आगे नहीं ले रहा हूं मैं, इतना काफी है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज के, केवल वाटर नहीं। 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। अब प्रश्न यह है कि मोल्स कितने हैं। तो 180 ml वाटर में होता है देखो, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। 180 ml वाटर का मतलब 180 ग्राम वाटर भी है, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिनका लगभग अप्रोक्सीमेटली ग्राम और ml दोनों सेम होते हैं।
तो ये है 180 ग्राम वाटर। ठीक है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन ग्राम में देखा है और कई बार ये क्वेश्चन ml में देखा है, इसलिए मैंने ml लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 180 ml वाटर 180 ग्राम वाटर के बराबर है। अब इसमें मोल्स कितने हैं? तो एक मोल H2O का मतलब क्या होता है? 18 ग्राम, पता है? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 18 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 10 मोल्स। तो बात यह है कि जो वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है? 10 मोल वाटर अवेलेबल है। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब 10 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो इसका मतलब ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। भाई 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल है, 10 का और मल्टीप्लाई हो गया तो सारे मॉलिक्यूल इतने हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत यहां तक? भाई आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब बस हो गया। जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है? कम ऑन माय डियर, Q इज इक्वल टू NE, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू, और जो E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 16 दूनी 32 का 2, 16 छके 96, 3, ये आ गया इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 कूलम। ओके, तो अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो जरूर डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में, उसमें हम करेंगे कूलम्स लॉ। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।